हर घर पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह की घटनाओं पर। हम पहले ही कारणों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने सैनिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों के बारे में जाना। आज हम विद्रोह किस प्रकार से फैला, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से विद्रोह के केंद्र थे, इन सब पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप ये मानचित्र में देख रहे हैं, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद और मध्य भारत में अगर हम बात करें तो झांसी, इन जगहों पर जो विद्रोह है इनका वेग बहुत ज़्यादा था। तो चलिए शुरू करते हैं बैरकपुर से। तो बच्चों, बैरकपुर ही वो जगह थी जहाँ से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये हमने पिछले भाग में भी इसका अध्ययन किया था। तो 1857 ईस्वी में इसका जो प्रारंभ है वो हुआ 29 मार्च 1857 ईस्वी को कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया मंगल पांडे ने। आपने इनके बारे में पहले भी कई बार अध्ययन किया होगा छोटी क्लासेस में। यही वो सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और न सिर्फ मना किया बल्कि अपने जो साथी सैनिक थे उनको भी ऐसा ही करने को कहा। और जब एक अंग्रेज़ अधिकारी ह्यूस्टन ने इन कारतूसों का प्रयोग करने के लिए विवश किया तो मंगल पांडे आगे बढ़े और उन्होंने उस अधिकारी को गोली मार दी और मौत की नींद सुला दिया। एक दूसरा अंग्रेज़ अधिकारी मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आया। मंगल पांडे ने उन्हें भी गोली मार दी। अब मंगल पांडे के रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली बची थी। अब वो अंग्रेज़ों के हाथ जीवित नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये जख्मी हो गए और इन्हें बंदी बना लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया अंग्रेज़ों का कत्ल करने का, अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह करने का। और फिर 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंगल पांडे जो थे वो 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। अंग्रेज़ों को लगा कि वे ऐसा करके भारतीय सैनिकों को सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी जो ये शहीदी थी वो बाकी भारतीय सैनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। और फिर इसी तरह की घटना हुई मेरठ में। तो मेरठ में बात है 24 अप्रैल की 1857 की। तो जो घुड़सवार सेना थी उसके 90 सैनिकों को यही चर्बी वाले कारतूस जो थे उनका प्रयोग करने को कहा गया। तो इनमें से 85 सैनिकों ने इनकार कर दिया, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सैनिक अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया और 9 मई को उन सबको 8 से 10 साल की कारावास की सज़ा दे दी गई, जंजीरों में जकड़ दिया गया। और जब इनको जेल में ले जाया जा रहा था तो उससे पहले इन सैनिकों का बड़ा अपमान किया गया और उनकी दुर्दशा को दिखाने के लिए जो मेरठ छावनी के दूसरे सैनिक थे उनको भी बुलाया गया कि भाई अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा। लेकिन बच्चों, परिणाम उल्टा ही निकला। जब सैनिकों ने अपनी साथी सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार होता देखा तो उनका जो खून है वो खौल उठा। और अगले दिन यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने जेल पर आक्रमण किया और जो बंदी बनाए गए सभी भारतीय सैनिक थे उनको छुड़वा लिया। और ये लोग मारो फिरंगी को, हर हर महादेव, इस तरह के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। साथ साथ ही इन्होंने जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनके परिवार थे, उनकी भी हत्या कर दी, उनके घरों को जला दिया। साथ साथ सरकारी भवन, दफ्तर, अदालतें, इन पर भी आक्रमण करके इनको नष्ट कर दिया। यानी कि वो सब कुछ जो कि अंग्रेज़ों से संबंधित था उनको नष्ट कर दिया। खजाने को भी लूटा गया
और जो टेलीग्राफ लाइन थी मेरठ और दिल्ली को जोड़ने वाली, उसे भी काट दिया गया। और जैसे ही फिर अंधेरा हुआ तो जो सैनिक थे उनका जो घुड़सवार जत्था था वो दिल्ली की तरफ चल पड़ा। और उस समय मेरठ के अंदर जो कमांडर था हिविट, उन्होंने भी कोई नियंत्रण करने का इन सैनिकों के ऊपर कोई प्रयास नहीं किया। अब ये जो सैनिक दिल्ली चल पड़े, दिल्ली पहुंचने के बाद क्या हुआ इस पर चर्चा करते हैं हम। तो 11 मई 1857 को मेरठ से ये लगभग 2000 के आसपास सैनिक थे जो कि दिल्ली पहुंच गए और यहाँ इन्होंने 2 दिन में ही अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लाल किले के ऊपर झंडा फहरा दिया स्वतंत्रता का। और फिर बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि उस समय जो बहादुर शाह जफ़र थे वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बागडोर संभालना स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में भी बहुत से अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा। अब मेरठ के बाद फिर दिल्ली जब अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गई तो उन्हें यह बड़े ही अंग्रेज़ों को बड़े ही अपमानजनक बात लगी। कोशिशें भी की उन्होंने कि भाई दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाए, लेकिन बहुत जल्द कोई सफलता मिली नहीं। और जो ये दोबारा अधिकार हुआ बहादुर शाह जफ़र का, इसमें जो उनके सेनापति थे बख्त खान, उन्होंने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया। और फिर जनरल निकलसन, उनके नेतृत्व में सिख और गोरखों की एक सेना पहुंची सितंबर में 14 सितंबर को दिल्ली। और फिर एक घनघोर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और 20 सितंबर तक अंग्रेज़ों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब बच्चों अधिकार तो कर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने किया क्या? तो सबसे पहले तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उन्हें रंगून भेज दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके जो पुत्र थे पोते थे उनको गोली से उड़ा दिया। इसके साथ साथ ही दिल्ली में बहुत समय तक, काफ़ी दिनों तक कत्लेआम किया, लूट मार की। न सिर्फ लूट मार बल्कि बहुत से जो स्त्री बच्चे, उनको भी इन्होंने, निर्दोष थे जो, उनको भी जिंदा जला दिया। और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर ईसवी प्रसाद, उन्होंने कहा है कि भाई अंग्रेज़ों ने दिल्ली में प्रवेश करने के बाद जो लूट मार वहाँ की, वो नादिर शाह की लूट मार से भी बढ़कर थी। तो इसके बाद फिर लखनऊ के ऊपर चलते हैं, अवध पर। इसके बारे में हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, संक्षिप्त में इसकी जानकारी लेते हैं। लखनऊ जो था वो अवध की राजधानी थी। अवध एक बहुत बड़ा प्रदेश था और कह सकते हैं समृद्ध प्रदेश था। और यहाँ जो विद्रोह है उसका जो वेग है बहुत ही भयंकर था। और यहाँ जो इनका नेतृत्व है विद्रोही सैनिकों का, वो किया जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी बेगम हजरत महल ने। जिस समय अवध का अधिग्रहण किया गया था तो वाजिद अली शाह जो नवाब थे उनको गिरफ्तार कर या बंदी बनाकर उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया था। तो हजरत महल ने क्या किया, 4 जून 1857 ईस्वी को अपने एक नाबालिग पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया और क्रांति का बिगुल बजा दिया। और जैसे ही यहाँ विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। और अंग्रेज जो कि उस समय वहाँ थोड़ी कम संख्या में थे, जान बचाने के लिए भागे भी, लेकिन विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया और बहुत से अंग्रेज़ सैनिकों को, यहाँ तक कि जो हेनरी लॉरेंस थे, ये चीफ कमिश्नर थे अवध के, इनकी भी हत्या कर दी। और इसके बाद रेजिडेंसी में जो लोग घिरे हुए थे अंग्रेज़ लोग, उनकी सहायता के लिए अंग्रेज़ों ने भेजा जनरल नील को और हैवेलॉक को। लेकिन ये भी विद्रोहियों का मुकाबला करते रहे और लास्ट में जो कॉलिन कैंपबेल थे, मार्च इन्होंने 1858 में एक बहुत भीषण लड़ाई के अंदर लखनऊ पर जो है दोबारा से अधिकार कर लिया और विद्रोहियों को गिरफ्तार किया, मृत्युदंड तक दे दिया। और बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल चली गई।
अब चलते हैं कानपुर की तरफ। तो कानपुर में जो सैनिक और जनसाधारण थे, उन्होंने नाना साहिब को अपना नेता बनाया। जो नाना साहिब थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने नाना साहिब ने अपना जो सेनापति थे इनके तात्या तोपे, उनकी सहायता से 5 जून 1857 को अंग्रेज़ों को हराकर कानपुर पर अधिकार कर लिया। आपको याद होगा, लैप्स के सिद्धांत के आधार पर कानपुर को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो दोबारा से ये जून 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ों से नाना साहिब ने छीन लिया और इसके बाद उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। और जो अंग्रेज़ उस टाइम सेनापति थे, उन्होंने नाना साहिब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और नाना साहिब को ये विश्वास दिलाया कि भाई उन्हें हम सुरक्षापूर्वक नावों द्वारा इलाहाबाद जाने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लोग अंग्रेज़ लोग अपनी नावों में सवार हुए तो भारतीय सैनिकों को, जो जनरल नील थे, बड़े अत्याचारी थे, तो बनारस, इलाहाबाद, यहाँ पर जो अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे भारतीयों पर, उनकी सूचना मिली और इसे सुनते ही वो भड़क उठे और जो अंग्रेज़ सैनिक थे उन पर गंगा घाट पर ही अचानक हमला बोल दिया और इस मारकाट के अंदर सिर्फ 4 सैनिक ही अपनी जान बचा सके। तो इस प्रकार कानपुर पर कब्जा कर लिया नाना साहिब ने। लेकिन ये कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। 17 जुलाई को जनरल हैवलॉक ने नाना साहिब को एक लड़ाई में पराजित करके कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया। लेकिन 7 नवंबर फिर से नाना साहिब ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। अब अंग्रेज़ों के लिए बड़ी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया था। तो अब जो अंग्रेज़ों के प्रधान सेनापति थे कॉलिन कैंपबेल, जिन्होंने लखनऊ पर भी दोबारा अधिकार किया था, वो खुद कानपुर की तरफ चले और उन्होंने दिसंबर 1857 में नाना साहिब को हराया और कानपुर पर अधिकार कर लिया। और नाना साहिब जो हैं वो भागकर नेपाल चले गए और तात्या तोपे झांसी की रानी के साथ जा मिले थे। और कानपुर में भी अंग्रेज़ों ने जो विद्रोही सैनिक थे उनको बड़े कठोर दंड दिए और अमानवीय अत्याचार किए। अब चलते हैं बनारस की तरफ। बनारस में भी जून में जो विद्रोह की अग्नि थी फैल चुकी थी। अब जो विद्रोहियों का दमन करने के लिए यहाँ जनरल नील को भेजा गया था और ये जनरल नील बहुत ही अत्याचारी थे और आते ही इन्होंने विद्रोहियों को, जिन विद्रोहियों को गिरफ्तार किया, इन्होंने आम जनता को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी निर्मम अत्याचार किए और हजारों निरपराध पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों उनकी हत्या करवा दी और यहाँ तक जो उनकी लाशें थी उनको पेड़ों पर लटका दिया। मतलब बड़ी ही पाशविकता का इन्होंने परिचय दिया बनारस में विद्रोह का दमन करने के लिए। और इस तरह के जो अमानवीय अत्याचार जनरल नील ने किए, तो बहुत से इतिहासकार इन्हें भारत का दूसरा चंगेज़ खान के नाम से भी याद करते हैं। इसी तरह इलाहाबाद में भी जून 1857 में ही विद्रोह शुरू हुआ था और विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों को पकड़ के मौत के घाट उतारा। और जैसे ही बनारस के अंदर स्थिति काबू में आई तो जो जनरल नील थे ये इलाहाबाद आ गए और इन्होंने बहुत जल्दी इलाहाबाद पर भी अधिकार कर लिया। और जैसे बनारस में इन्होंने अत्याचार किए थे आम लोगों पर, वही सब कुछ इन्होंने इलाहाबाद में भी दोहराया। अब चलते हैं मध्य भारत की तरफ। तो आपने ये कई बार सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ बिल्कुल ठीक, झांसी वाली रानी जो लक्ष्मीबाई हम जानते हैं, इन्होंने मध्य भारत के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किया था जून 1857 में। अब अंग्रेजी सेना ने कब्जा कर लिया था लैप्स के सिद्धांत के आधार पर, लेकिन रानी ने ये मानने से मना कर दिया था। और रानी ने जब झांसी के किले पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो रानी ने बड़ी वीरता के साथ इनका सामना किया। और जब उन्होंने देखा, लक्ष्मीबाई ने, कि भाई किले को बचाना अब असंभव है, तो
जो उनका पुत्र था, दत्तक पुत्र था दामोदर राव, उनको अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना के बीच से मतलब उन्हें चीरती हुई एक कालपी नामक स्थान पे जा पहुंची। अंग्रेज़ सेना जो उनको पकड़ने आई थी, उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया और यहाँ कालपी में तात्या तोपे भी रानी से आ मिले और दोनों ने मिलकर जो ग्वालियर का किला था उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ जो अंग्रेज़ कमांडर थे सर ह्यूग रोज, उन्होंने जो ग्वालियर के शासक थे जियाजी राव सिंधिया, उनके साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया। अब रानी ने बहुत ही अदम्य उत्साह और साहस के साथ शत्रु का सामना किया और अपने रणकौशल का परिचय दिया और अंत में ये जो वीरांगना लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन उनकी जो ये शहीदी थी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई और यहाँ तक कि अंग्रेज भी उनकी वीरता का लोहा मान गए थे। तात्या तोपे ग्वालियर के किले से निकल गए और ये पकड़े भी गए और फिर इन्हें फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं बड़ौत की। बड़ौत उत्तर प्रदेश का एक परगना था और एक यहीं बड़ा गांव था जहाँ पे शाहमल रहा करते थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और अगर बात करें तो जो इनका वंश था जाट वंश था और ये 84 गांव में फैला हुआ था और इन गांवों की जो ज़मीन थी वो बड़ी उपजाऊ थी और उपजाऊ होने के कारण सभी ग्रामवासी बड़े खुशहाल थे। पर जब इसका अधिग्रहण अंग्रेज़ों ने कर लिया तो जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाएं थी उनके दमनकारी होने के चलते जो ज़मीनें हैं वो बाहरी लोगों के हाथों में आती जा रही थी। अब शाहमल और गांववासी इस जो स्थिति को है वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने निर्णय लिया विद्रोह करने का और बहुत बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो शाहमल के झंडे के नीचे एकत्रित हो गए और इन्होंने सरकारी भवनों, सड़कों, इन सब को नष्ट किया। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे फिरंगी राज जो है वो ख़त्म ही हो गया, लेकिन जुलाई 1857 में एक युद्ध में, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में शाहमल जो है शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही इस क्षेत्र के ऊपर भी अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार हो गया। इसके बाद यहाँ हम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे फैजाबाद का। फैजाबाद में 1857 में जो विद्रोह का नेतृत्व है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जिहाद की घोषणा की और सब लोगों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने की अपील की। और बहुत से लोगों को ये लगता था कि जो ये मौलवी साहब हैं इनके पास बड़ी जादुई शक्तियाँ हैं, तो बड़ी संख्या में लोग इनके साथ आ गए, एकत्र हो गए और ये हमेशा अपने समर्थक जो थे उनके साथ पालकी में बैठकर ढोल वालों के साथ जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इन्हें डंका शाह भी कहा करते थे। शुरुआती चरण में इन्हें सफलता मिली, लेकिन अंत में ये भी पराजित हो गए ब्रिटिश सेना से और इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। बिहार की बात करें तो बिहार में आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। हालांकि उस समय ये बड़े वयोवृद्ध थे, उसके बावजूद युवाओं जैसा साहस था इनमें और इन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बहुत से स्थानों पर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में बहादुरी का प्रमाण दिया। लेकिन एक लड़ाई में ये घायल हो गए और ये जो महान वीर थे 27 अप्रैल 1858 को इस संसार से चल बसे। तो ये तो कुछ प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर विद्रोह पूरे वेग से फैला। इसके अतिरिक्त
सैनिकों के साथ साथ यहाँ आम जनता भी विद्रोह में शामिल हो गई थी। इससे आगे हम अगले खंड में करेंगे, अवध के ऊपर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। हैव ए गुड डे।